स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, छोटे शहरों से आने वाले लोगों के हमेशा बड़े ख्वाब होते हैं, हमने ये बात तो सुनी ही होगी। और यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे छोटे शहरों से आने वाले लोगों को ऐसा एक बड़ा मौका देता है अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करने के लिए। तो ऐसे ही छोटे से शहर बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास से उत्तर प्रदेश में हमारे पास आज साथ में बैठे हुए हैं ऋषभ त्रिवेदी जी, जो बिलोंग करते हैं इस छोटे से एरिया से, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। और उन्होंने रिसेंटली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें 215 रैंक हासिल करके उनका चयन जो है आईपीएस सर्विस में एलोकेट हुआ है। बट उससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी हैं। तो आज स्टडी आईक्यू के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ऋषभ जी के साथ। ऋषभ, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द स्टुपेंडस रैंक। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपको टाइम मिला अपने बिजी स्केड्यूल में, क्योंकि जनरली जैसा आप बताते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करते हैं आप बहुत सारे केसेस में। तो ऋषभ, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जितना हमारा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन है काफी पहले से है, हम एक दूसरे को जानते हैं, 5 साल से ज्यादा हो गया एक दूसरे को जानते हुए। तो कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, फिर अभी आईपीएस का अभी जो आपका सिलेक्शन हुआ है। और मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ बिफोर ऋषभ आंसर करेंगे कि ये इन्होंने मेंस दिया था और इस बार इनका क्वालिफाई भी हो गया है दोबारा। ही विल बी अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो उसके लिए भी बेस्ट विशेस ऋषभ, थैंक यू एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल क्रैक एंड गेट इनटू द आईएएस। तो ऋषभ, कैसे मैनेज हो रहा है टाइम? एक चीज़ तो है दुनिया में कि चाहे आदमी बड़ा हो चाहे छोटा हो, भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ सबको बराबर दी है, समय। जी। 24 घंटे हैं सभी के पास, उसमें वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, हाउ दे यूटिलाइज देयर टाइम, दैट इज द वेयर द एसेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ लाइज। तो सर बाहर वालों को लगता है या सामने वालों को, घर वालों को, कि टाइम नहीं मिलता होगा। बट अगर हम लोग इमेजिन करें काफ़ी बड़ी हस्तियों से, उनके पास भी 24 घंटे हैं। उसी टाइम में वो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, इवेंट्स में भी जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को लगेगा कि हम लोग के पास भी बहुत टाइम है। बस ध्यान देना है कि कहाँ पे समय लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है समय लगाने की, नहीं है। तो सर समय मैनेज करना पड़ता है। समय लग्जरी तो है नहीं सर टाइम की। तो सर ये तो जरूर सीखा है कॉलेज का, जैसे आप इंजीनियर हैं, मैं लॉयर हूँ, अच्छे आप लोग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। तो लाइफ जो होती है हम लोगों की, वो अच्छे से ऐसे डिसिप्लिन कर दी जाती है, इतना रिगर होता है कॉलेज के डिसिप्लिन में, सिलेबस में, कि हम लोग को सिखा दिया जाता है कि उस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस नींद में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो जैसा ऋषभ ने बोला, नींद में कॉम्प्रोमाइज ना करें। और वैसे मुझे नहीं पता ऋषभ ये कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इनका जो सिचुएशन रहती है, कोर्ट से इधर और इधर, फिर वापस एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ऋषभ, मेरा सवाल थोड़ा इसी से रिलेटेड है। जैसे आप इस बार भी देखेंगे जो रिजल्ट आया है, और जनरली ऐसा एक कॉमन परसेप्शन होता है कि यूपीएससी की तैयारी जॉब के साथ नहीं हो सकती है। बट आई थिंक आप एक लिविंग एग्जाम्पल इस चीज के कि कैसे आपने टाइम को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया है। तो थोड़ा बताओ हमें, मतलब हमारे दर्शकों को, कि कैसे टाइम मैनेज करते हो आप, कैसे प्रिपरेशन करी आपने? सर 2 वेरिएबल है इसमें। एक जो आपने पूछा जॉब का, दूसरा प्रिपरेशन का। अगर हम दोनों को जॉब की तरह ट्रीट करें, प्रिपरेशन को भी जॉब माने और जो आप सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको भी जॉब माने, तो आप टाइम अपना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जॉब में सर ऐसे कुछ समय होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, आपका मैटर लगा हुआ है, लिस्टिंग में बहुत एंड में है, तब तक आप दीपांशु सर के MCQ लगा लीजिए, ठीक, तब तक आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हाँ, बट ध्यान दीजिए कि आपका मैटर आ गया तो आप बैठे वही करने लगे। तो जॉब को भी कंप्रोमाइज़ ना करके दोस्तों से कम बात करें, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी अगर सेट है कि आपको यूपीएससी ही देना है, एट द सेम टाइम जॉब करना है, क्योंकि सर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं लोगों की, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर कमिटमेंट्स होते हैं कि नहीं मुझे ये जॉब करना ही है, बिकॉज देयर आर वेरियस, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, बिकॉज देयर इज ओनली बिकॉज ऑफ वर्ड्स, उसने शब्द दिए हैं किसी को, तो इसी की वजह से वो डिटरमाइन किया जा सकता है वो कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस टाइम में आप टाइम देखिए कि उसके बीच में कितना टाइम, और सर टाइम होता है, बट ये बनाना पड़ता है कई बार। तो सर जॉब में मेंटेन किया जा सकता है। सर दूसरी चीज़, जब मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लॉ फर्म में काम किया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फर्म थी, 6 महीने में छोड़ा, मुझे लग रहा था टाइम नहीं है। अगर आपको क्लिक कर गया कि टाइम नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए जॉब। बस उस टाइम में ये ध्यान दीजिए कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेंस ना क्रिएट हो आपकी लाइफ में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़,
आपकी जो प्रायोरिटी अगर यूपीएससी है तो उसको ऊपर रखिए, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, उसी के हिसाब से एलोकेशन करिए टाइम का। फिर मुझे 2 साल बाद पता चला कि नहीं फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, तो देन कंटिन्यू विद द लिटिगेशन। तो और उस टाइम में मैंने जॉब भी करता रहा धीमे धीमे, दोनों चीज़ें मेंटेन की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड यू आर डिवोटेड टू वन थिंग फर्स्ट देन द सेकेंड थिंग, बिकॉज सर टाइम इज ऑल अबाउट इफिशिएंसी। आप चाहे 3 घंटे पढ़ें, चाहे 6 घंटे पढ़ें, चाहे 15 घंटे पढ़ें, अगर आप इफ़िशिएंटली और सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो सर टाइम निकल आता है, लिटरली निकल आता है टाइम। वो सर एक्सक्यूज़ लगते हैं कि टाइम नहीं है, बट सर इफेक्टिवली अगर काउंट किया जाए, शॉर्ट्स कम कर दिए जाएँ, रील्स कम कर दिए जाएँ, लाइक्स कम कर दिए जाएँ, फोटोज क्लिक कम कर दी जाएँ, सेल्फीज कम कर दी जाएँ, लिटरली सर सोशल मीडिया इज अ टाइम किलर। उतना टाइम निकलेगा सर। बिल्कुल। तो ऋषभ जो है, मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ और ये ऑफलाइन में मेरे स्टूडेंट भी थे। ऋषभ, ये आपका 3rd अटेम्प्ट था। अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे भी और उनके सवाल भी होंगे, तो अगर आपको वापस जाना हो समय में, इस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आप दोबारा जो है आप देखेंगे, आप अपीयर करेंगे इंटरव्यू के लिए, पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में क्या चेंजेस आपको लगता है आपने करे जो इस बार क्लिक कर गया? सर ये बहुत डिफिकल्ट जवाब है देना। यूपीएससी जब हम लोग कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, तो मानिए सब लोग कि हाँ अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉज होगा तो ये आउटकम आएगा, ये इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछता है, क्योंकि मेरा प्री निकलता था हर बार, तो जिन लोगों का प्री नहीं निकलता वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा डिफरेंट क्या करते हो, तो उनसे यही बोलते हैं कि यूपीएससी जो है प्रिपरेशन, अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बताया जाए तो सर हमारे आपके बीच में एक समय के बाद नॉलेज का गैप बहुत लिमिटेड हो जाता है। नॉलेज मेरे टैलेंट का एग्जाम नहीं है, ये आपका मोर ओवर एक स्किल का एग्जाम है। क्योंकि सर 1.5 साल अगर कोई सिंसियरली पढ़ रहा है उसका नॉलेज बेस सेम है, बिल्कुल। बॉटम लाइन इज दिस, उसके बियॉन्ड ऐसी क्या चीज़ हो रही है उसके लाइफ में, या वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है कि उनका रिजल्ट आ रहा है। ये सर एक ही चीज़ है जो मैंने फील की है और डिफरेंट टॉपर्स के साथ, कि वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। क्योंकि सर हर दिन एंग्जाइटी होती है, हर दिन डिप्रेशन आता है, और सर इसमें एक लेयर और है कि डिप्रेशन एंग्जाइटी में वो कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग को सिर्फ एकेडमिक्स से आता है, कुछ लोग को उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं उधर से आता है। सर एकेडमिक्स वाले जो हैं उनको मैंने एक टर्म दिया है, उनका जो स्ट्रगल होता है वो प्रिविलेज स्ट्रगल होता है कि सिर्फ किताबों से आ रहा है। किताबों से। बट जिनका सर लाइफ स्ट्रगल और यूपीएससी कर रहे हैं, जो सर वो काफ़ी बड़ी जनता है। अगर आप उसका क्वांटम भी निकालेंगे जो सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट हो रहे हैं इसलिए वो दे कैन बी टेकन एन एग्जाम्पल, तो सर मोस्टली आर सफरिंग फ्रॉम लाइफ स्ट्रगल। काफ़ी लोग नहीं बताएंगे, बट यू हैव टू मैनेज ऑल दी थिंग्स। तो जो आपका एसेंशियल क्वेश्चन था कि क्या डिफरेंट किया, सर नहीं पता क्या डिफरेंट किया, बट ये ज़रूर ध्यान में दिया कि ये चीज़ें कर लो जो आपने बताई, बिल्कुल, या मुझे जब दूसरे टॉपर से जानने को मिली, कि आप इतनी स्किल सही करो। प्री में टिक लगाना है, मेंस में 250 वर्ड लिखने हैं किसी भी इशूज़ में, जो आप टिक लगा रहे हो और जो आप लिख रहे हो वो आपको बोलना आना चाहिए इंटरव्यू में। लगता इजी है सर, बट वो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप MCQs लगाइए प्री के लिए, कोई भी इशूज़ में रात में कोई 2 बजे भी उठाए 250 वर्ड लिख दीजिए, और बोलना सर लिटरली सर अभी जैसे इंटरव्यू का सीज़न आ गया है, तो सर एक महीने में चालू हो जाएगा, बट सर 1 महीने में आप भी जानते हैं कि पर्सनालिटी नहीं चेंज होती। So you have to be very careful and we have to be very focused on yourself while you are in your life childhood journey till you want to become something, कि आप अपने व्यक्तित्व पे ज़्यादा फोकस रखें rather than people around you। तो सर ये ब्रॉड आंसर है। बट तो जैसा ऋषभ ने बताया कि 2 तरीके की स्ट्रगल्स हैं लोगों की, ठीक है। एक तो जिनको एकेडमिक्स की स्ट्रगल है तो वो प्रिविलेज्ड क्लास स्ट्रगल कहला सकती है, आई थिंक ये हाईलाइट भी हो सकता है इस इंटरव्यू का। और दूसरी है जिनको एक्चुअली में लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। बट एक चीज़ जो ऋषभ में भी मैंने देखी है, क्योंकि इनकी पर्सनल जर्नी से मैं बहुत वाकिफ रहा हूँ, पर्सनल स्ट्रगल्स भी रहे हैं जो शायद मैं नहीं डिस्कस करना चाहता यहाँ पे, बट ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई नो पर्सनली, चाहे वो फैमिली के फ्रंट पे भी रहे हों या फाइनेंशियली भी रहे हों या एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी रहे हों, कि कुछ लोगों की लाइफ में जेन्युइन स्ट्रगल्स चल रही हैं जिनको बीट करके भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। आई थिंक दिस एग्जाम रिक्वायर्स, अपार्ट फ्रॉम जो नॉलेज और एकेडमिक्स तो खैर है ही इंपॉर्टेंट, बट दिस एग्जाम आई थिंक इज मोर अबाउट योर मेंटल कैपेबिलिटी और कितने आप मोटिवेटेड रहते हो उस 1-1.5 साल के समय में। ऋषभ, आपका ऑप्शनल लॉ था। मेरा एक बड़ा कॉमन सवाल है, लेकिन मुझे पता है आप थोड़ा अनकॉमन आंसर दोगे जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, कि जनरली जैसे हमारे ऑप्शनल सोशोलॉजी लॉ ऐसे रहते हैं और GS में भी बड़े हेल्प करता है हमें। क्या डिफरेंट है अगर जैसे मेरे को ना एक इंक्लिनेशन होगा कि यार मेरे को ये केसेस पता है,
तो मैं पॉलिटी GS2 में ऐसा भी हो सकता है कि कोई केस आ गया या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आया, तो मेरा एक इंक्लिनेशन हमेशा होगा कि मैं उसमें 3-4 जजमेंट लिख दूं। आपको भी शायद ये इंक्लिनेशन आया होगा, बट आपने वो करने से कैसे रोका अपने आप को? हाँ सर, ये नेचुरल अर्ज तो होता है कि अगर आपने लॉ पढ़ लिया है और केसेस हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो सर 2 लेवल पे डिफिकल्टी आती है कि आपकी आंसर ज़्यादा लीगलिस्टिक ना लगे, वो ट्राई हो जाएगा आंसर, और ज़्यादा आप केस ना लिखें। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी अगर एनालॉजी लूँ, अगर आप स्टैटिस्टिशियन हैं और इकोनॉमिक्स में आपको काफ़ी सारे डेटा हैं, अगर आप उसके आंसर में डेटा अगर आप यूज़ करेंगे तो आंसर ड्राई लगेगा, बिल्कुल आप आंसर का रिलेवेंट आंसर नहीं दे पाओगे। इसी तर्ज पे इफ़ यू आर यूजिंग लीगलिज्म देन आंसर वुड लुक एसेंशियली ड्राई, सो यू हैव टू रिस्ट्रेन दैट अर्ज कि आप लॉयर हो। जीएस सर आंसर क्वेश्चन पेपर खुद ही बोल रहा है, GS2 है वो, जनरल स्टडीज, बिल्कुल, तो आपको सामान्य ज्ञान देना है उधर, असामान्य ज्ञान नहीं देना है लॉ का। तो सामान्य ज्ञान में आप केसेस लिखिए 1-2 बस, उसके ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि यू विल बी कॉट रेड हैंडेड, यू आर अ लॉयर, बिल्कुल, एंड इफ यू आर कॉट देन आंसर वुड बी कट, क्योंकि ये चीज़ हो जाएगी। तो कृपया इससे बच के रहें, beware of this thing that you are not using so much of case laws, just like you should not use so much of datas, right? क्योंकि सर ये अर्ज रहता है जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं यूपीएससी में, तो इतनी सारी नॉलेज होती है कि हम लोग को लगता है उस 250 नंबर के आंसर में सब कुछ उड़ेल दें, नहीं हो पाएगा सर। बिल्कुल, 3 घंटे हैं आपके पास और 250 शब्द हैं, गागर में सागर बनना होता है। बिल्कुल, तो आप अगर केस लिख दोगे तो आप आंसर भूल जाओगे। बिल्कुल। तो सर ये चीज़ है, तो यू हैव टू रिस्ट्रेन, यू हैव टू कंट्रोल, एंड यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड, नहीं करिए, जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए कम से कम शब्दों में, थोड़ा बहुत केसेस डाल दीजिए जैसे स्वाद अनुसार। बिल्कुल। तो ऋषभ, इस बार का जो मेंस हुआ था, इस बार जो हाईलाइट रहा है मेजरली मेंस का, वो रहा है एथिक्स पेपर, ठीक है? आप अपीयर करेंगे इस बार इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा बताओ यार हमें कि कैसे मैनेज करा एथिक्स, क्योंकि लोगों को तो बहुत ही डिफिकल्ट लगा, बहुत लेंथी लगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एथिक्स को लेके? GS4 का पेपर को रियल टाइम का बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर जब एग्जामिनर ने कॉपी पटकी तो मैंने उनसे बोला, सर 2 लोग की कॉपी दे दी है क्या आप? सर बहुत मोटी कॉपी थी। तो सर सबके साथ हुआ है कि वो लोग नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आई मेड श्योर कि पेपर तो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कंप्लीट कर लिया था आपने पूरा पेपर? सर ये मत पूछिएगा कैसे कंप्लीट किया, कर लिया था, कर लिया था पेपर। तो आई न्यू द लेवल ऑफ माय completion, quality of the answers, because in those 3 hours everybody is writing not in that competent fashion. There would be some exceptions, but mostly are not writing in that manner, because time is limited and knowledge is vast. So the essential operative factor is this, that nobody is writing best. So you do have to write not that bad, but least bad. So you have to be careful about that. So GS का सर एक्सपीरियंस ये है कि 4 पेपर बनाया इसलिए जाता है कि आपका हो ना पाए। उसके पीछे एक सर बहुत एक पॉलिसी रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी रीजन ये है कि वो एथिक्स का पेपर है, और आपका इतना तेज लिखना होता है यूपीएससी में कि अभी तक छाला है मेरे हाथ में, 26 सितंबर खत्म हुआ था, तो इतना तेज लिखना होगा सर कि आप का सबकॉन्शियस माइंड जानना चाहते हैं, जो एसेंशियल फैक्टर होते हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं दिखने चाहिए। आप क्या कास्टिस्ट हैं, क्या आप रीजनलिस्ट हैं, क्या आप रेसिस्ट हैं, क्या आप जेंडरिस्ट हैं, क्या आप सेक्सिस्ट हैं। अगर आपने सर लिख दिया एथिक्स में वो, और सर 3 घंटे में दिख जाएगा, गलती में दिख सकता है, दिख जाएगा, देन अगेन यू आर कॉट। तो सर आप गए। तो इसीलिए सर ये है कि कहने का मतलब कि GS4 में टाइम नहीं है, बिल्कुल, बट इसलिए कहा जाता है कि वही स्किल की जो मैंने बात की, अगर आप खूब आंसर लिखेंगे तो आपको अपनी पर्सनालिटी तो पता चलेगी, एट द सेम टाइम आपको अपना खुद का थॉट प्रोसेस भी दिखेगा। यार मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ। एथिक्स में सर टाइम नहीं लिटरली, और बहुत बड़ा पेपर है। बिल्कुल। तो आई थिंक जो आप कह रहे हो, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, जितने भी हमारे दर्शक और एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो इससे थोड़ी सीख लेंगे कि आप बेस्ट आंसर लिखने की कोशिश मत करिए उस एग्जाम में, कॉपी को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, चाहे GS 1, 2, 3, 4 हो। जो भी आपके GS के पोर्शन है वो बनाए, जैसे ऋषभ ने गया है, बनाए इसलिए गए कि आपको छूटेगा ही छूटेगा। आपको पहला जो टास्क करना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, कि आपको कंप्लीशन की तरफ जाना है। ऋषभ, इंटरव्यू स्टेज की तरफ चलते हैं। आपका मेरा इंटरेक्शन जब हुआ था तो हमने जाना था, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है इंटरव्यू। तो यार थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ कैसे रहा, और कैसे, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें ऐसी जो मुझे बताई हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम ऑन कैमरा रिवील नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऋषभ से आई थिंक पर्सनली मिलना पड़ेगा। तो अगर आप स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाएगी आपकी ऋषभ से। तो जितना आप बता सकते हो कि कैसे आंसर को मॉडिफाई करते हैं, या कैसे बोर्ड के हिसाब से चीज़ों को समझा जाता है,
या एक मतलब ये ना इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि ऋषभ क्या होता है, हम लोगों को लगता है इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी टेस्ट, बट मुझे लगता है जैसे मैं आप जैसे ऑफिसर से बात करता हूँ कि बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस है जो पीछे चलता है कि यू हैव टू बी अवेयर कि मेरा अगर किसी बोर्ड के सामने आंसर आ गया या ये अपॉर्चुनिटी आ गई तो मेरे को कैसे प्रेजेंट करने अपने आप को। आपका क्या ओपिनियन है? ये मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है। सर 2 इसमें लेयर हैं आपके आंसर में कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। हाँ। और दूसरी चीज़ है कि आप ऐसी कौन सी क्वालिटी डेवलप करें जहाँ पे आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। बट अगर ये दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया जाए और फिर पूछा जाए कि मेरी पर्सनालिटी यही रहे तो प्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है। तो आप प्रेजेंट क्यों करोगे? आप अच्छी पर्सनालिटी बना लो। और 1.5 साल बहुत है सर। बट अगर आप मेंस निकाल लिए और 1 महीने पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो सर अल्टीमेटली पर्सनालिटी इज व्हाट योर एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो दे आर नॉट जजिंग दी पर्सनालिटी, दे आर जजिंग योर एक्सपीरियंसेस। और उस एक्सपीरियंस की वजह से आप ज़्यादा एक्सट्रीम तो नहीं हो गए। और सर होते हैं लोग, एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं कि लोग अपना व्यक्तित्व छोड़ के दूसरी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं लाइफ में, बहुत सारी वेब सीरीज में आपको दिख भी जाएगा। तो उस चीज़ से बचना है। आप अपना ऑब्जेक्टिव माइंडसेट रखिए। आप इधर का उधर का ज़्यादा ना सोचें, बैलेंस रहें। जो हम लोग के एथिक्स में जो की टर्म्स हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली कंपेटेबल होना चाहिए। दीज थिंग्स मैटर्स एंड दे आर जजिंग देम। और एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ 5 people, their cumulative experience, if they have retired on an average age of 60 years, then cumulative they are of 300 years, and you are only 26 to 27 years, 20 to 30, 300 साल के सामने 30 साल वाला बैठा है, 22 साल वाला बैठा है। क्या आप उनको ब्लफ कर सकते हैं? नहीं, बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा। विच मीन्स व्हाट कि आप ऐसी पर्सनालिटी बताइए, ऐसी पर्सनालिटी बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आपको ही जज करें। उनको ये नहीं लगे ये एक्स्ट्रा लेयर दिखा रहा है या दिखा रही है। तो आपको इनहेरेंटली सबकॉन्शियसली वो ट्राई करना है। आपने पूछा एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा बताओ। पर्सनल एक्सपीरियंस मजेदार रहा। हाँ। वो सर सुप्रीम कोर्ट, विद फुल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय कोर्ट एक्सपीरियंस, सर थे जेंडर न्यूट्रल माइंडसेट से। And with full due respect to the board, I won't reveal the name of the board because it is against the ethics. So there were 4 women sitting inside that board. 5 people are there, 4 are women, 1 is man. तो सर जेंडर न्यूट्रल एस्पेक्ट तो सर गया। तो सर वो वुमेन सेंट्रिक महिला सशक्तिकरण सर पूरा दिमाग में आ गया था। फिर अब नहीं बोलना जेंडर न्यूट्रल वाला। आई वुड बी स्पीकिंग इन फेवर ऑफ वुमेन। आई एम नथिंग अगेंस्ट देम, बट इफ क्राइम इज हैपनिंग बोथ वेज, अगेंस्ट द मैन एंड अगेंस्ट द वुमेन, देन एवरीवन हैज टू हैव द रेमेडी। राइट। बट laws existing where women are the beneficiary of those remedies, men are not. Social reason is that women are the larger victim of that, but men are not. But at the same time, even the single individual's fundamental right violation is the violation. Then the remedy should be given both ways. But sir, अंदर देखा 4 women हैं। I thought mindset change करना पड़ेगा then and there। और सर वो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था marital rape पे कि what do you think about marital rape? If I would have been my real personality, and I would have said, yes ma'am, marital rape is there, but at the same time man is also suffering from marital rape, then the law should be made gender neutral. So नहीं बोला। I said, yes ma'am, India is an unfortunate country where women is not exercising their bodily autonomy and integrity in a fullest sense. Within the 4 walls of the domestic precinct, they are being violated again and again. So she laughed happily. Okay. Yes, you are doing good. And it is not allowed for interviewers to say good. It is clearly prohibited. When you are there, they are not giving their own expressions. रिमार्क नहीं देते हैं और एक्सप्रेशन से भी नहीं पता चलेगा आपको। तो आई थिंक वो बूस्ट हो गया आपके लिए कि एक कि बोर्ड मेंबर ने थोड़ा मोटिवेट कर दिया आपको कि पता चल गया। I could have judged कि हाँ ठीक जा रहा है। But never judge UPSC। मान लीजिए 198 की जगह 188 करते, तो यूपीएससी की लिस्ट में नहीं होता। 198 की जगह 196 कर देते हैं तो आईपीएस नहीं मिलता। Then I said, ma'am, what should we do, Rishabh? Then ma'am, I said, just remove the exceptions because ma'am, a woman is a woman, a rape is a rape irrespective of the marital status of a woman. तो कहती then what should we do? हमने कहा just remove the age bar which is just inserted in section 375 of IPC. Then a board member has interrupted because they have engaged me for a longest extent. Because on an average interview goes around 25 to 30 minutes. I touched around 34 minutes. So she has a habit
or he has a habit of thumping knocking on the knocking table. with the in the table using the pen. हाँ. You just move on. So she said that, but everyone was happy when I went out. And there was a guy sitting outside. I knew कि इसका इंटरव्यू खराब जाना ही वाला है, क्योंकि सर इसे नेचुरल थिंग. अगर आप अच्छा नहीं लिख रहे हो, अगली कॉपी अच्छी लिख रही है, उसको ज्यादा नंबर मिलेगा. बिल्कुल. और अच्छी कॉपी ज्यादा दिख रही है, तो अगली कॉपी अच्छी नहीं लिख रही है तो उसको कम मिलेगा. बेसिकली आपने बेंचमार्क सेट कर दिया था बोर्ड के लिए. And I think that is why वो आप देखेंगे रिजल्ट भी रहा है, 198 मार्क्स मिले हैं ऋषभ को. And that board is famous for not giving marks. Right. So Rishabh has got one of the highest marks, अगर आप देखें amongst the highest marks in interview from a board which is generally very famous for not giving marks. ठीक है, of course we can't reveal the name of the board for genuine reasons. But जैसा कि ऋषभ ने बताया कि I think ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो पूरा UPSC प्रिपरेशन है, हार्ड वर्क तो है ही, बट इसमें ना बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस और स्मार्ट वर्क लगता है, जो जनरली जब हम देखते हैं कि कोई एक एस्पिरेंट अगर प्रिपेयर कर रहा होता है रिमोट एरिया से, उसको ये सारी चीज़ें गाइडेंस नहीं मिलती. तो ऐसी गाइडेंस पाने के लिए ही आज के टाइम पे आप देखें कि हमारे यहाँ स्टडी IQ में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जहाँ पे हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे, लाइव फाउंडेशन बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे हम आप देखेंगे कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी होती है ऐसी ही जो चीज़ें हैं उनको टैकल करने के लिए. तो आप उनको एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है. ऋषभ, लास्ट बिट ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आपसे, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया इंटरव्यू का लेके कि आप ऐसे उन्होंने मॉडिफाई किया अपना, तो मेरा एक सवाल इसको लेके कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा, एडटेक का बड़ा क्रेज चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं हो सकती. आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहे हैं और ऑनलाइन भी मेरे से जुड़े रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन इज फिलिंग अप द स्पेस जो वैक्यूम थोड़ा क्रिएटेड है ऑफलाइन स्पेस का, स्पेशली इन रिमोट एरियाज जैसे कि one of the places you come from? Yes sir, definitely, because sir, space in terms of quantity as well as quality. Right. Because EdTech has made sure that there should be a democratization of education. बिल्कुल. And there is a filtration of education from the highest teachers, which Right. we could not have seen if there had not been any EduTech. Right. So the teachers like you are teaching all across, Right. all Thank you across for being India, kind. all across India. So if it would have been not EduTech, then the people around the village who could not have afford Right. to come in Delhi, they would have been deprived. Right. So EduTech has made sure that education is becomes a democratic platform. Right. Where, because right now data is very cheap in India. बिल्कुल बिल्कुल. If data is cheap, then your priority and your sense of learning starts. Right. So develop the sense of learning. EduTech is there to support you. बिल्कुल. तो ऋषभ, अब तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बाद आप जी. अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों का इस बार एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है, आई थिंक आप एक मॉडल की तरह हो सकते हैं. सर जैसे मेरे आपने, बैचमेट में भी बहुत लोग का नहीं हुआ है क्लियर. बिल्कुल. तो आप कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हैं उन लोगों के लिए, या जो लोग अगले साल अब प्रीलिम्स के लिए अपीयर करेंगे, कि क्या करना चाहिए इस स्टेज में आके? क्योंकि जैसे आपने बोला, स्ट्रगल दो टाइप के हो सकते हैं, दोनों ही कैटेगरी के लोगों के स्ट्रगल होंगे इस समय. तो आपके हिसाब से क्या कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, कुछ 3-4 बेसिक चीज़ें जो आपको लगता है कि वो नए एस्पिरेंट्स को भी करनी चाहिए जो लोग अगले साल प्रीलिम्स के लिए अपीयर करने वाले हैं? सर इसमें भी जो मैं आंसर समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि जो इस साल फेलियर जिन्होंने फेस किया है, इंटर मेंस में नहीं हुआ, दूसरा ये जो न्यू एस्पिरेंट्स है अगले साल के लिए क्या है. क्योंकि सर दिस एग्जामिनेशन सच कि आप साइकिल से बाहर आ जाएंगे तो आप पहली स्टेज में खड़े हो जाएंगे. बिल्कुल. लिटरली. तो सर जो इस बार नहीं हुआ है, फिर से प्रीलिम्स में जा रहा है. और सर एग्जाम ऐसा है कि आई ऑल्सो नॉट न्यू कि मेरा हो जाएगा. देयर वर मैनी इन माय बैच जो हु हैज अपीयर्ड अगेन, दे न्यू कि इनका हो जाएगा, बट उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया. Which means what कि examination is so variable that nobody can predict कि this would be a definite result. It's a great equalizer. One of the tweet has become very famous. One of the IPS officer of 2020. Right. She has said that She did not the clear exam them. has made me humbled. Which means what, that UPSC is literally is testing your sense of character, that you are mentally strong or not. So the suggestion would be to those, including my batchmates, do not get disheartened. You have already service with you. Second, to those who has not gotten any service, Right. have the sense of patience in you. It is rewarding, and it will reward you in a good sense, because this exam gives result to those who are hardworking and patient. And if it does not give you the result, then it does not mean that you are lacking somewhere. Right. Because this examination is such that it is purely based on not selection but rejection. Right. So you would be a good enough personality to utilize your competence in some other place. Right.
but that time to leave the preparation हाँ. or to prepare simultaneously with preparation along with job, that is your own prerogative when to leave. Right. But on the other hand, who are joining right now, they should also have the sense that they are coming here to prepare. Right. Have the sense of attraction toward examination. Right. Nothing elsewhere. तो मैं सिर्फ ऐड करूंगा ऋषभ की बात पे कि ऋषभ ने बोला कि ये एग्जाम हार्ड वर्क जो लोग करेंगे सिंसियर हैं. ऋषभ की एक बड़ी फेमस लाइन है जो बोलते हैं कि सीरियस नहीं होना, सीरियस नहीं होना, सिंसियर होना है. बिकॉज सीरियसनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन. इफ यू आर सिंसियर देन 6 to 8 hours कैन बी गिवन. Right. But that 6 to 8 hours should be non-compromisable, Right. non-negotiable. Right. That is the essence. So if I would have been, सर 4 से 5 घंटे पढ़ पाते थे. टाइम की बात की थी आपने. तो 4 से 5 घंटे पढ़ पाते थे. बट इन दैट टाइम पीरियड आई मेड श्योर कि वही पढ़े. जब भी टाइम मिलता था पढ़ते थे. तो ऋषभ, मैं वही बस ऐड करना चाहता था कि ऋषभ बोल रहे थे हार्ड वर्क सिंसियरिटी के साथ साथ आई थिंक यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ लाइक ऋषभ कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कैसे बोर्ड के हिसाब से आंसर मॉडिफाई करना है. आई थिंक ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लगती है. इंस्टेंटली आई थिंक एक फ्रेशर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. बट आजकल आई थिंक इतनी गाइडेंस अवेलेबल है. आपके सीनियर्स हो सकते हैं, कॉलेज के मेंटोर्स हो सकते हैं जो आपको इन सब चीज़ों में गाइड कर सकते हैं. ऋषभ, बस लास्ट में सवाल नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ है कि अब आप जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, तो व्हाट आर यू मोस्ट कह सकता हूँ एंटिसिपेट करो या व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? सर इसमें 2 मैसेज हैं. हाँ. जो लाइफ में मैंने वन ऑफ द सीनियर काउंसलर्स देयर, हाँ, I can name him because he is very known, Kapil Sibal sir. Kapil Sibal sir. I assist him. He said to me, not to me, many people who are there, never focus on what you want to be, focus on what you want to do. इस पे मत फोकस करिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं उस पे फोकस रखें. क्योंकि बहुत लोग बन के भी नहीं करते हैं. बिल्कुल. अगर आपने स्टडी IQ में आप एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे कि हो गया आपके करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, मैनी फील्ड्स. चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप IPS IAS हो, चाहे आप PM CM हो, चाहे आप NGO खोल लो, अगर उस चीज़ को अगर आप 10% भी कर लें तो यू विल बी कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड. बट इस सब चीज़ों के लिए आपके लिए पास 3H प्रिंसिपल होना चाहिए जो हम लोग के प्रोफेसर कहते थे. यू शुड बी हैविंग द फैक्टर ऑफ हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी. सो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली ऋषभ ने सम अप कर दिया है कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ, ठीक है, आपको 3 जो अप्रोच है हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस के साथ साथ ऑनेस्टी भी होना बहुत ज़रूरी है. सो ऋषभ, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आपने समय निकाला और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, विच आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जितने भी श्रोताओं हैं उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट इंटरव्यूज दैट आई हैव टेकन पर्सनली ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स, बिकॉज इन्होंने इतना दिल खोल के बातें बताई हैं. जनरली लोग थोड़ा रिजर्व रहते हैं और जैसा आप बता रहे थे कि लोग एक चेहरा प्रेजेंट करना चाहते हैं और शायद वो पर्सनालिटी नहीं है. सो प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी के गैप को आज ऋषभ ने ब्रिज किया है. सो थैंक यू सो मच. एंड ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए. ऐसे और भी बहुत सारे सेशन स्टडी IQ पे आते रहेंगे. मैं हूं दीपांशु सिंह. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.